सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लास्ट वीडियो में हम लोग यहीं रुक गए थे। प्रीवियस ईयर 2020 असेसमेंट ईयर 2021, ये हमारा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर है हमारा 1920। ये बता रहा है कि हम लोग इस साल मतलब प्रीवियस ईयर में कितना इनकम किए थे और इस साल का कितना टैक्सेबल अमाउंट होगा। मतलब हम लोग प्रीवियस ईयर 1920 का टैक्स निकाल रहे हैं। तो एक बंदा, सपोज़ कर लीजिए कोई भी एक इंसान जॉब ज्वाइन किया, ठीक है, वो कोई भी समय जॉब ज्वाइन किया, सपोज़ करिए वो जॉब ज्वाइन किया 5th ऑफ, चलिए इसको 1 कर देते हैं, 1st ऑफ अप्रैल को वो जॉब ज्वाइन किया, ठीक है, 1 अप्रैल को वो जॉब ज्वाइन किया, ठीक है। ये हो गया 30th ऑफ अप्रैल और ये हो गया 5 मई। इस बंदे का अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा था सैलरी इज़ ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। आपका सैलरी ड्यू हो जाएगा लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, बट विल बी पेएबल ऑन 5th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, बट विल बी पेएबल ऑन 5th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ से ये जो अर्निंग वो कर रहे हैं, आई रिपीट, ये जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वो जो अर्निंग किए हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मतलब 30 अप्रैल को सैलरी क्या हो गया, सैलरी ड्यू हो गया, ठीक है। और 30th ऑफ अप्रैल से जो 5th मई का जर्नी है, मतलब जब यहाँ पे पे हो गए तो 5th मई में पेड होगा। तो ये जो 1 अप्रैल से 30th ऑफ अप्रैल का जो जर्नी है, इसको इस समय को बोला जाता है कि सैलरी हैज़ बीन अर्नड, सैलरी हैज़ बीन अर्नड। इस समय वो सैलरी को अर्न कर लिया, अक्रूड हो गया, ठीक है। और जो 30 अप्रैल से लेकर 5th मई का जो जर्नी रहता है, इसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अर्न हो गया है लेकिन पेएबल अभी नहीं हुआ है, उसको आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। तो अब क्लियर हो गया है कि सैलरी टैक्सेबल हो जाता है पेड बेसिस या फिर ड्यू बेसिस, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट रहता है उस पर, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात अच्छी तरह से, ये अच्छी तरह से क्लियर हुआ। चलिए अब 2 डेट्स को फॉलो करते हुए आपको चलना पड़ता है टैक्स में। दैट इज इफ सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ सेम मंथ, इफ सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ सेम मंथ, मतलब 1 अप्रैल को जॉब ज्वाइन किया और 30 अप्रैल पे ही ड्यू हो जा रहा है, ठीक है। 1 अप्रैल को जॉब ज्वाइन किए और ड्यू भी हो जा रहा है आपका उसी मंथ में, तो आपका जो मंथ्स रहेगा वो रहेगा नॉर्मल अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च रहेगा, ठीक है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो अप्रैल टू मार्च रहेगा। लेकिन if salary is due on first day of next month, नेक्स्ट मंथ में वो ड्यू हो रहा है, ठीक है, तो आपका ये रहेगा मार्च टू फेब, ठीक है। उस समय आपका 1 साल पीछे हो जाएगा, मार्च टू फेब रहेगा। क्लियर हुआ ये क्लियर हुआ? किसी को कोई भी डाउट है इसमें?
एक बार ये कॉपी कर लीजिए आप, 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं। क्लियर भाई है? ये आपको बस ध्यान देना है, ये उतना इम्पोर्टेंट कैरी नहीं करता है। बस आपको याद रखना है कि अगर सैलरी ड्यू हो रहा है ऑन लास्ट डे ऑफ सेम मंथ, लास्ट डे ऑफ सेम मंथ में ड्यू हो रहा है, तो आपको नॉर्मली करना है जो इसका अप्रैल टू मार्च का आप कैलकुलेट करते हो। एक चीज़ मैं आपको आपके दिमाग में ध्यान से डाल देता हूँ, जब सैलरी इंक्रीज़ नहीं होता है ना बीच में, मतलब क्या, सपोज़ करिए आपका सैलरी 10,000 पर मंथ है, ठीक है, 10,000 पर मंथ है। अब आपका सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ हो, तब भी आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको उतना ही मिलेगा। 10,000 इंटू 12 कर लीजिए, 1,20,000। और अगर आपका ड्यू ऑन नेक्स्ट मंथ भी हो तब भी आपको उतना ही मिलेगा, 1,20,000। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाता है कि सैलरी आपका 10,000 पर मंथ है, लेकिन सैलरी आपका 10,000 पर मंथ है, लेकिन यही सैलरी, सपोज़ करिए, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, सपोज़ करिए सैलरी 10,000 पर मंथ है, सैलरी आपका 10,000 पर मंथ है, और यही सैलरी इंक्रीज़ हो जा रहा है आपका, यही सैलरी आपका इंक्रीज़ हो जा रहा है। सपोज़ कर लीजिए कोई भी मंथ बोलिए, सितंबर ले लीजिए, इंक्रीज़ हो जा रहा है, सितंबर के फर्स्ट वीक से इंक्रीज़ हो जा रहा है, 1 सितंबर से ये सैलरी इंक्रीज़ हो जा रहा है 2,000 रुपये उसे, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है जब आपका सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ सेम मंथ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वही रूल फॉलो करना है। वी हैव आवर फाइनेंशियल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू एंड विल एंड एट 31 मार्च। 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो ये जो 1 अप्रैल से आपका जो चालू होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीना 10,000 करके आप कैलकुलेट करिएगा। अप्रैल टू अगस्त आपका 10,000 इंटू 5 दैट इज़ 50,000 रहेगा। सर हम अगस्त तक क्यों कैलकुलेट किए, डायरेक्ट अप्रैल तक क्यों नहीं चले? क्योंकि बेटा यहाँ पे लिख दिए कि आपका इंक्रीज़ हो रहा है 1 सितंबर से 2,000 से, और ये जो इंक्रीज़ हो रहा है 2,000 से, ठीक है, और हम जो सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो ड्यू होगा सेम मंथ में, यानी कि अप्रैल टू मार्च वाला प्रोसीड्योर लेके। तो अप्रैल से अगस्त ये हुआ, रेस्ट कर लीजिए। सितंबर से आपका सितंबर से आपका मार्च, ठीक है, सितंबर से मार्च, क्योंकि सितंबर से मार्च पे आपका जो सैलरी हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपया करके। तो 12,000 तो कैलकुलेट करिए, इंटू 7 ही होगा, फिर भी आपको सिखा दूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7, ठीक है। 12,000 इंटू 7 कर लीजिए, कितना होता है? 12,000 इंटू 7 कितना होता है? 84,000, ठीक है। और इसको अगर आप टोटल करिएगा आपका सैलरी को, तो आपका सैलरी निकलेगा 12 महीना का, इफ़ इट इज़ ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ सेम मंथ, 1,34,000, 1,34,000। यही केस को आप केस 2 बना लीजिए, जहाँ पे आप देखिएगा कि आपका जो सैलरी है, सैलरी सेम सम्स को सैलरी बस ड्यू हो रहा है आपका नेक्स्ट मंथ पे। इसको आप कैलकुलेट करिए, आपको देखिएगा फ़र्क आ जाएगा सैलरी में। अगर सैलरी बीचों बीच चेंज नहीं होता है तो सैलरी आपका सेम ही आएगा। जैसे कि मैंने बताया 1,20,000, 10,000 महीने लेंगे, चाहे वो सेम मंथ में हो या नेक्स्ट मंथ में हो, वो सेम रहेगा आपका। लेकिन अगर सैलरी बीच में चेंज हो जा रहा है तब आपका ये चीज़ ना इफ़ेक्ट आ जाता है।
ये चीज़ आपका इफेक्ट आ जाता है। सैलरी ड्यू ऑन नेक्स्ट मंथ सम से सेम है, देखिए क्या फ़र्क हो जाएगा। आपको मार्च टू फेब फॉलो करना है, आपको मार्च टू फेब फॉलो करना है। तो सितंबर में बढ़ रहा है तो कैलकुलेट करिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। मार्च टू अगस्त 6 मंथ, तो आपका मार्च से लेके अगस्त तक 10,000 रुपया इंटू 6 करिएगा तो 60,000 आपका इधर हुआ, ठीक है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्लियर हुआ आपका। ये चीज़ मैं आप पे छोड़ देता हूँ ताकि आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। फिर से कैलकुलेट करता हूँ, जैसे अगस्त तक है, ठीक है। आपको मार्च से फेब तक फॉलो करना है, मार्च से फेब तक फॉलो करना है। मार्च से अगस्त आ गया, कैलकुलेट करिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी मार्च नहीं लेना है, फेब तक लेना है, तो 6 महीना हुआ। तो 6 महीना का आप अगर कैलकुलेट करिएगा, दैट इज़ सितंबर टू फेब का बात की हम लोग, यानी कि मार्च टू फेब का बात कर लिए। 10,000 सॉरी आपका सैलरी बढ़ जा रहा है 2,000 से, 12,000 इंटू 6 करिएगा 72,000, और आप कैलकुलेट करिएगा तो 1,32,000। देखिए इसके सैलरी में और यहाँ सैलरी में 2,000 का इफ़ेक्ट हो रहा है, इस सैलरी में और इस सैलरी में 2,000 का इफ़ेक्ट हो रहा है। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? 2,000 का इफ़ेक्ट हो रहा है, इसीलिए ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मेट लाया क्यों है? ये फॉर्मेट लाया क्यों है, सुन लीजिए। कि अगर सैलरी नेक्स्ट मंथ में ड्यू हो रहा है तो आपको मार्च टू फेब फॉलो करना है, ऐसा क्यों लाया गया है? अब एग्जांपल समझ लीजिए, अप्रैल में आप जॉब ज्वाइन किए, आपका सैलरी ड्यू होगा फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि आपका सैलरी ड्यू होगा ऑन 1 मई, और हम फॉलो करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला कंसेप्ट। हम फॉलो करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला कंसेप्ट। तो अप्रैल ड्यू होगा 1 मई को, मई का इनकम जो आप कमा रहे हो वो नेक्स्ट मंथ में अगेन ड्यू होगा जून में। जून का जब आप कमाओगे तो वो जून में जो आप कमाए हो वो ड्यू होगा आपका जुलाई में। ऐसे करते करते आप आ जाइए मार्च वाला में। मार्च जब आप कमा रहे हो वो ड्यू हो रहा है अप्रैल में, तो 1 अप्रैल से तो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाता है। 1 अप्रैल से हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाता है, इसीलिए हम लोग उस चीज़ को नहीं लेते, मार्च का इनकम अर्न नहीं करते उसमें। क्लियर हुआ? इसीलिए जब ड्यू ऑन नेक्स्ट मंथ रहता है, ये जो आप मार्च में इनकम कमाए हो वो उस समय टैक्सेबल हो जाता है, अप्रैल में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है, इफ़ सैलरी इज़ ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ वी विल फॉलो मार्च टू फेब वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ अच्छी तरह से आपको? या आपके जानने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। इस पे डिटेल डिस्कशंस पे आपके लिए क्वेश्चंस तो बनता नहीं है, फिर भी एक्सप्लेन इज़ मस्ट, चाहे हमारा ज़िंदगी भर टैक्स से नाता ना ख़राब हो। टैक्स से लोग घबराते हैं, लेकिन आई विल मेक इट क्या बोले, फिंगर टिप्स में आप लोगों को मैं सिखा दूँगा टैक्स। चलिए अब टैक्स का कुछ फ़ायदा जानते हैं। टैक्स से फ़ायदा मतलब सैलरी से रिलेटेड अब कुछ डिस्कशन करते हैं कि सैलरीज़ होता क्या है, उसका क्या कंपोनेंट्स हैं एंड ऑल। चलिए पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिससे हम लोग समझ पाए कि सैलरी होता क्या है। सबसे पहले हम लोग सैलरी में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सैलरी में क्या क्या आएगा, ठीक है। हर चीज़ को आप इंक्लूड नहीं करिएगा, क्या क्या आएगा उसको देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले सैलरी में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहला आएगा बेसिक सैलरी एंड अदर मॉनेटरीज़। बेसिक सैलरी एंड अदर मॉनेटरीज़, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जूम कर दूं आपके लिए।
अच्छा, सैलरी में क्या आएगा? सबसे पहला आएगा बेसिक सैलरी एंड अदर मॉनेटरी। इसमें क्या क्या आप देखिएगा, इसके अंदर आपको मिलेगा सबसे पहला बेसिक सैलरी, जो आपका बेस है सैलरी का वो, ठीक है। उसके बाद बेसिक सैलरी हो गया, उसके बाद अदर मॉनेटरीज में क्या क्या आ जाएगा? डियरनेस अलावेंस। सर डियरनेस अलावेंस क्या होता है? महंगाई से बचत करने वाले को जब हम लोग कुछ रुपया बढ़ाते फ्यूचर में कि कुछ मिलेगा आपको दाम। देखिए आपका सैलरी बेसिक है, ठीक है। आज जो आपको सैलरी मिलता है 5,000 रुपया, क्या ये 5,000 में आप सर्वाइव कर पाइएगा 10 साल बाद? नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगा। उसके लिए जो कुछ हम लोग को कंपनसेशन गलत वर्ड होगा, कुछ मिलता है कि हम लोग उस नीड को मीट कर पाए, उसको बोलते हैं डियरनेस अलावेंस। वो भी बेसिक सैलरी के साथ जुड़ जाएगा और वो भी टैक्सेबल होता है। 3, आप कोई कमीशन अर्न करते हो, वो भी आपके बेसिक सैलरीज में इंक्लूड होगा। आपको बोनस मिलता है, वो भी इंक्लूड होगा। एडवांस ऑफ टैक्स, एनी एडवांस सैलरी, वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर अरियर्स ऑफ सैलरी, वो भी इंक्लूड होगा। सबको मैं पढ़ाऊँगा अच्छी तरह से, घबराइएगा मत, एकदम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप बोल सकते हो लीव इनकैशमेंट, ठीक है। लीव इनकैशमेंट जो होता है वो भी इंक्लूड होगा। लीव इनकैशमेंट जो होगा वो भी अच्छी तरह से पूरा इंक्लूड होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अच्छी तरह से। अब ये जो मैंने लिखा है ये आता है बेसिक सैलरी इन अदर मॉनिटरीज़ में। और अगर मैं आपको बोल दूं कि ये हर चीज़ 100% टैक्सेबल रहता है, ये हर चीज़ आपका 100% टैक्सेबल रहता है, ये हर चीज़ आपका 100% टैक्सेबल रहता है, ठीक है। क्लियर हुआ? इसको ध्यान से एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। ठीक है, 100% टैक्सेबल। जब हम बात करते हैं लीव इनकैशमेंट में, हम इसको जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे ये कब टैक्सेबल है। इसको छोड़ के आप अगर बोले तो ये सब चीज़ 100% टैक्सेबल रहता है, ठीक है। 100% टैक्सेबल रहता है। चलिए अब एक एक को डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता चले। चलिए पकड़ते हैं पहले, सपोज़ करिए बोनस को पकड़ लेते हैं, ठीक है। बोनस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि बोनस सैलरी क्या होता है, सॉरी, व्हाट इज़ बोनस। प्रोविजंस लिखा है, बोनस इज टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। बोनस इज टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। बोनस जो है वो टैक्सेबल रहेगा आपका पेड बेसिस में। बोनस जो है आपका टैक्सेबल कैसे रहेगा? पेड बेसिस में वो बोनस आपका जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब क्या? हम कितना डिक्लेयर कर रहे हैं अमाउंट वो मायने नहीं रखता, हम कितना पे कर रहे हैं वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। हम कितना पे कर रहे हैं वो टैक्सेबल होगा। चलिए बोनस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको कोई भी लेवल पे कैसा भी सम्स आ जाए, इस जो हम पढ़ा देंगे उसके औकात के बाहर तो नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए बोल सकते हैं बोनस अगर आपको 50,000 दिया जा रहा है, बोनस 50,000, हम वर्ड यूज़ कर रहे पेड, ठीक है। बोनस 50,000 पेड,
तो टैक्सेबल कितना रहेगा, टैक्सेबल कितना रहेगा बेटा, टैक्सेबल पूरा 50%, मतलब सॉरी 50,000 रहेगा। टैक्सेबल कितना रहेगा, 50,000 टैक्सेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि बोनस ये सब क्या है, बोनस एंड ऑल ये सब क्या है, 100% टैक्सेबल, 50% टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, अब केस कुछ और कर देते हैं। चलिए, केस ऐसा हो गया कि बोनस डिक्लेयर किया 50,000, नॉट पेड लिखा हुआ है, सम्स में लिख दिया नॉट पेड, तो बेटा कॉमन सेंस आप यूज़ करेगा, बोनस इज टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। जब बोनस नॉट पेड लिख चुका है तो ये बोनस पेड नहीं होगा, ये हो जाएगा नील। टैक्सेबल कितना होगा, नील, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि बोनस तभी टैक्सेबल होगा जब वो पेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब बोनस लिख दिया, सपोज करिए बोनस लिख दिया 50,000, तो डिक्लेयर किया कि हम बोनस देंगे। ठीक है, 50,000 डिक्लेयर किया कि हम बोनस देंगे, लेकिन वो पे किया 25,000, पेड कितना किया 25,000। तो आप लोग में से कोई बता सकता है कितना अमाउंट टैक्सेबल रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट जो रहेगा वो रहेगा 25,000, क्योंकि बोनस इज टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। क्लियर हुआ, ये हो गया जब बोनस आपको बोल दे कि मैं हम इतना अमाउंट देंगे। कभी कभी बोनस बोलते हैं ना, कभी कभी क्या, हार्डली मोस्ट ऑफ द टाइम बोनस को जब दिया जाता है ना, तो वो लोग ऐसे बोल के देते हैं कि बोनस मतलब आपका जो 1 महीना का सैलरी रहेगा उतना आपको बोनस दे देंगे। चलिए उसको डिस्कस करते हैं कि वो बोनस क्या होता है। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। मैं आप लोग, मेरा थोड़ा क्लासेस स्लो चलता है ताकि डिटेल डिस्कशंस कर पाए हम लोग हर चीज़ का। अब समझ लीजिए, बोनस ऐसे कुछ डिक्लेयर कर रहा है, बोल रहा है बोनस पेड, आपका जो बोनस पेड रहेगा वो रहेगा 1 मंथ सैलरी। बोनस पेड कितना रहेगा आपका, 1 मंथ सैलरी। बोनस जो पेड रहेगा वो इक्वल टू आपका कितना रहेगा, 1 मंथ सैलरी। सैलरी आपका कितना है, चलिए हम लोग पहले सैलरी कितना लेके चल रहे थे, अभी लिए थे ना सैलरी कुछ, हाँ 10,000 रुपये। सैलरी अगर आपका 10,000 है, ठीक है, सैलरी अगर आपका 10,000 है तो आपका बोनस कितना माना जाएगा 1 मंथ सैलरी में। ठीक है, इसको दो चीज़ से समझ लीजिए, दो तरह का इससे क्वेश्चन पूछता है। बोनस इज इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। 1 मंथ सैलरी कब क्या हो, पहला सिचुएशंस को समझिए। पहला सिचुएशन ये है कि आपका कोई सैलरी में इंक्रीज़ नहीं है, मतलब 10,000 पर मंथ चला आ रहा है, 10,000 पर मंथ चला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 पर मंथ चला आ रहा है। तो बोनस का टैक्सेबिलिटी अगर निकालिएगा, ठीक है, बोनस का टैक्सेबिलिटी निकालिएगा, बोनस इज़ 100% टैक्सेबल। 1 मंथ सैलरी, ठीक है, 1 मंथ सैलरी, 1 मंथ सैलरी आपका 10,000 है। ठीक है, जब इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसमें जब कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो इट्स क्वाइट ईजी कि आपका जो बोनस है वो 10,000 ही रहेगा, और ये पूरा 10,000 रुपये टैक्सेबल होएगा। सिचुएशन 2 जब आता है तो थोड़ा दिमाग को कंफ्यूजिंग लगता है। सिचुएशन 2 क्या बोलता है उसको ध्यान से समझिए। सिचुएशन 2 बोलता है, सिचुएशन 2 आपको बोल रहा है भैया सैलरी तो आपका 10,000 रुपया महीना था, 10,000 रुपये पर मंथ तो है, बोनस पेड आप 1 मंथ सैलरी बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि सैलरी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जा रहा है 2,000 रुपया से, और वो इंक्रीज़ हो रहा है आपका, सपोज़ कर लीजिए सितंबर से ही इंक्रीज़ हो रहा है, सितंबर से ही वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस केस में कैसे बोनस निकालेंगे, इस केस में बोनस निकालिएगा कैसे, इसमें आपको एवरेज लेना पड़ेगा, इसमें आपको एवरेज निकाल के बोनस को निकाल देना पड़ेगा, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है, इजी कर देते हैं। इंक्रीज़ हो रहा है आपका 2,000 कब से, सितंबर से,
अप्रैल से लेके अगस्त तक तो उतना ही है ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, ठीक है। मतलब क्या, शायद क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक सेकंड। चलिए ठीक ही है, इंक्रीज बाई 2 के सितंबर से, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है, इसको डिटेल में समझिए। अप्रैल से लेके आपका अगस्त तक, अप्रैल से लेके अगस्त तक, ठीक है, अप्रैल से लेके अगस्त तक, दैट इज़ सितंबर से पहले आपका जो सैलरी है, अप्रैल से लेके अगस्त तक आपका जो सैलरी है, प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए, हमको लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है माइक में मेरा, इसको ठीक है। ठीक है, क्लियर है, हाँ ठीक, थैंक यू। हाँ, अप्रैल से अगस्त का जो आपका जर्नी है वो कैसा रहेगा, मतलब क्या, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। यहाँ तक आपका सैलरी कितना था, 10,000, तो 10,000 इंटू 5 आपका हुआ 50,000, ठीक है। फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, फिर जनवरी फरवरी मार्च, बाकी का 7 महीना, तो हम बोल सकते हैं वो इंक्रीज़ हो गया 2,000 से, यानी कि सितंबर से लेके आपका मार्च तक वो इंक्रीज़ हो गया 2,000 से, यानी कि 12,000 इंटू 7, 12,000 इंटू 7। आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ को ध्यान देना है, दैट ये हो गया आपका 84,000। आपको क्या करना है, आपको जो चीज़ को ध्यान देना है वो ये चीज़ है कि जब आपका बोनस के सैलरी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, तो बहुत इजी था, उसका जो 1 मंथ सैलरी है वो फॉलो कर लीजिए, हो जाएगा। उसका जो 1 मंथ सैलरी रहेगा वो अगर आप फॉलो करिएगा तो आपका ये पूरा क्लियर कट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया कि यहाँ पे सैलरी इंक्रीज़ हो गया, तो उस समय इस सिचुएशंस पे बोनस क्या लाएंगे, इस सिचुएशन पे हम लोग बोनस क्या लाएंगे, तो इसको अगर आप टोटल करिएगा तो आपका आएगा 1,34,000। अब बोनस इज इक्वल टू 1 मंथ सैलरी, बोनस आपका 1 मंथ सैलरी है। यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा कि कब पेड हो रहा है, बोनस मतलब डेट नहीं लिखा, बोनस पेड इक्वल टू 1 मंथ सैलरी, यहाँ पे लिख रहा है बोनस पे कर दिया 1 मंथ जितना सैलरी है, लेकिन कब पे क्या ऐसा कुछ डेट लिखा है, नहीं लिखा है कि इस दिन पे किया उस दिन पे किया, कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा बोनस पे हो गया 1 मंथ सैलरी। 1 मंथ सैलरी 10,000, यहाँ पे क्योंकि कोई सैलरी में चेंजेस नहीं है तो पूरा 10,000 टैक्सेबल, यहाँ पे सैलरी में चेंजेस है तो हम लोग को एवरेज निकालना पड़ेगा। अप्रैल से अगस्त 10,000 था, 50,000 हुआ, सितंबर से मार्च 12,000 इंटू 7 84,000। अब 1,34,000 का एवरेज किससे निकालेगा, डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए, जो भी आएगा, जो भी अमाउंट आएगा, आई गेस उसको आप कैलकुलेट करिए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है एक्चुअली। $11,167 11,167 कुछ ऐसा ही अमाउंट आएगा, आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका बोनस रहेगा और यही आपका टैक्सेबल रहेगा। तो इस सिचुएशन को समझाया मैंने कैसे, मैंने आपको बहुत क्लियर किया कि अगर 1 मंथ सैलरी में कोई सैलरी में चेंजेस नहीं आ रहा है तो आपका सैलरी उतना ही टैक्सेबल है, लेकिन जब आपका सैलरी में चेंजेस आ जा रहा है, मतलब सैलरी में दाम बढ़ रहा है, तब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको एवरेज निकालना पड़ेगा इस सिचुएशंस का। चलिए इसको और एक डिटेल डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, बोनस के बारे में। मैं आपको बोनस का हर वो एक्सप्लेनेशन दे दूँगा ताकि सम्स में आप लोग कहीं फेल ना हो। सैलरी मेरा चलेगा 4 क्लास लगभग अच्छा से चलेगा, लेकिन वही 4 क्लास आपको लाइफ टाइम सैलरी में ऐसे ही करते करते हर वो चैप्टर जो मैं पढ़ाऊँगा आप उसमें चैम्पियन हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा वो चीज़ में। क्लियर है क्या? अब केस 2 समझिए अच्छी तरह से।
वही सेम केस लेते हैं, कुछ अलग केस नहीं लेंगे, ठीक है, सेम केस लेंगे। अपना बेसिक सैलरी कितना था पीछे, सॉरी बोनस पेड कितना था, बोनस पेड 1 मंथ सैलरी था, ठीक है, बोनस पेड अपना क्या था, 1 मंथ सैलरी था। अब हम इसी को इफ चेंज कर देते हैं, लास्ट सम में अपने सैलरी कितना कब बढ़ा दिए थे, सैलरी इंक्रीज बाय 2K ऑन सितंबर से सैलरी बढ़ा दिए थे अपने, ठीक है। अब क्या आएगा ध्यान से समझिए, और हमारा यहाँ पे हम लोग बेसिक सैलरी वही लेके चलते हैं। बेसिक सैलरी हमारा था 10,000 रुपये पर मंथ, बेसिक सैलरी हमारा 10,000 रुपये पर मंथ था, पर मंथ। मैंने हैंड राइटिंग को इग्नोर करिएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में भी 2 है, बोनस पेड, यहाँ पे खाली बोनस पेड लिख दिया था, कब पे हुआ ऐसा नहीं लिखा, बोनस पेड हुआ है, कौन सा डेट में ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई भी डेट में हुआ, हम लोग क्या मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे पहला केस बोल रहा है कि जो बोनस पे हुआ है, वो आपका जो बोनस पे हुआ है वो हम पे कर रहे हैं अगस्त में, ठीक है। और ये वह पहला केस, और दूसरा केस बोल रहा है कि हम जो बोनस पे कर रहे हैं ना, वो हम लोग पे कर रहे हैं नवंबर में। अब बताइए कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। इट्स वेरी मच सिंपल बेटा, वेरी मच सिंपल। जब आपको बोनस बोल दिया गया कि 1 मंथ सैलरी होगा, एवरेज कब निकालना पड़ा था हम लोगों को, एवरेज हम लोग तब निकाले थे जब हम लोग को ये नहीं लिखा था कि सैलरी कब पे हो रहा है, बस लिख दिया था बोनस पेड। यहाँ पे तो हम लोग को क्लियर कट बता दिया है कि हमारा बोनस पेड लिख दिया 1 मंथ सैलरी। एक केस में पे हो रहा है अगस्त तक, और दूसरे केस में पे हो रहा है नवंबर में। तो अगर हम एक टेबल्स बना के समझाए आपको, ये देखिए, सपोज करिए ये चालू हो रहा है आपका, एक सेकंड बेटा, ये चालू हो रहा है आपका 1 अप्रैल से, ठीक है, ये आपका चालू हो रहा है 1 अप्रैल से और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च से, ठीक है। अप्रैल से लेके अगस्त तक, क्योंकि अपना सैलरी बढ़ कब रहा है, सितंबर में, तो अप्रैल से लेके अगस्त तक, यहाँ तक जो अपना सैलरी है, यहाँ पे अपना जो सैलरी है ये अपना 10,000 है पर मंथ, ठीक है। और अपना अगस्त से लेके जो सैलरी है, अपना जो अगस्त से लेके सैलरी कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि अगस्त से लेके ये वाला पार्ट, यहाँ पे अपना सैलरी है 12,000, क्योंकि 2,000 से बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा है बोनस पेड 1 मंथ सैलरी, इफ बोनस इज पेड ऑन अगस्त, ठीक है, अगस्त विच इज़ इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। तो अगस्त के समय सैलरी कितना था, अगस्त तक का सैलरी अपना 10,000 था, तो इस केस में बोनस भी अपना 10,000 होगा और 10,000 ही टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे लिख दिया है बोनस पेड ऑन नवंबर विच इज़ इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। नवंबर के समय अपना सैलरी कितना था, 12,000, तो उस समय ये 12,000 टैक्सेबल होगा। यहाँ पे एवरेज निकालने का ज़रूरत आपको नहीं है। आई गेस बोनस का ये सारा कंसेप्ट हम बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया आप लोगों को। क्लियर हुआ ये पार्ट, ये क्लियर हुआ। अभी के लिए हम ये शॉर्ट वीडियो यहाँ एंड करते हैं, और फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह से कुछ टॉपिक्स को और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एडवांस सैलरीज, अरियर्स ऑफ सैलरीज, आपका ग्रेड सैलरी को भी डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, और अलाउंसेस को पढ़ाएंगे, ठीक है। अलाउंसेस को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।